राजनीति में आपका आना आकस्मिक हुआ, एक्सीडेंटल? नहीं, राजनीति में 2016 में नोटबंदी हुआ मोदी जी की तरफ से, उसके बाद हमारे कामकाज में थोड़ा प्रभाव पड़ा। तो राजनीति में आपके आने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा है? मेरा जीवन का उद्देश्य सेवा रहा है। लगातार बीजेपी हमलावर रही है और जो जांच एजेंसी भी काम कर रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दबाने का काम कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2018 से जो भूपेश की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार, उसमें ईमानदारी से छत्तीसगढ़ के अस्मिता को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत अच्छा रहा है। तो क्या इससे जो योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए था उसे वंचित हो जाते हैं? निश्चित रूप से रुपेश भाई, आपका कहना बरोबर है। तो क्या वाकई में सच्चाई यही है कि बीजेपी अपना फ़ायदा लेने के लिए धर्मों का यूज़ करती है? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा तो यूज़ तो करती है, और आपको रोज़ पेपर में पढ़ने को टीवी के माध्यम से दिख रहा है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास करें उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। आज हमारे साथ मेहमान हैं नंद कुमार पटेल जी, जो वर्तमान में वो अधिवक्ता भी हैं और साथ ही साथ OBC वर्ग में कांग्रेस पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और विधि प्रकोष्ठ में भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर। शुरुआत करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन से। कैसे आपका बचपन कैसा रहा, आपका पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, कहाँ तक आपकी शिक्षा दीक्षा है, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा में। मैं नंद कुमार पटेल, जो रायपुर जिला के अंतर्गत अभनपुर तहसील के ग्राम टीला चंपारण का निवासी पैदाइशी हूँ। मेरा गांव का 25 वर्ष गांव में एक सामान्य किसान के घर में पला उपजा पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं कॉलेज जीवन में लगभग सेकंड ईयर में रायपुर 92 में आ गया था। 92 में मैं बहुत वीक था आर्थिक रूप से, तो हम एक रूम में रहा करते थे, कमरे में, वहीं खाना सोना जैसे भी रहता था। और काफ़ी संघर्ष रहा, जिसमें मैं खुद पढ़ते पढ़ते एक वकील के यहाँ मुंशी काम करता था। मेरी मैडम भी टीचिंग करती थी, जिसमें बहुत निम्न पारिश्रमिक रूप से पैसा मिलता था। उसमें लगभग 1000 रुपये के अंतर्गत हम जीवन चला लिया करते थे। और मैं भी पढ़ता रहा, तो लगभग मैं 97-98 में मैं वकील बन गया ला करके। और मेरे मैडम भी पढ़ते रहे, वो MA करी हुई है। हम दोनों काफ़ी संघर्षरत रहे, किराए में रहे लगभग 15 साल तक। लगभग 15 साल तक किराए में रहे। उसके पश्चात यहाँ आज हमारा खुद का मकान है। पहले भी मकान रहा, लेकिन हम किराए में देते थे क्योंकि आर्थिक स्थिति उचित नहीं था। आज खुद का मकान है हमारा। कम से कम नहीं में आज 20 से 25 लोग किराएदार हैं। भगवान का असीम कृपा रहा है, और हमारे माता पिता का आशीर्वाद, हमारे खासकर सास ससुर का भी आशीर्वाद रहा है, जिनके बदौलत हमने उस गांव से लेके यहाँ तक चल आए हैं, जिसमें उन सबका आशीर्वाद बना रहा है। जब गांव से आपका यहाँ रायपुर आना हुआ, तब आपके मन में क्या था कि आप सोच रखे थे मुझे आगे चलकर वकालत की पढ़ाई करना है, वकील बनना है, कि कुछ और चल रहा था? हम तो अपने जीविकोपार्जन पेट के लिए मुंशी काम करते थे सीनियर के साथ। वीरा पंचाल जी थे 6 महीना करीब। उसके बाद फिर हमारे गुरुदेव अंबर शुक्ला जी के साथ में उनके सहयोग से पढ़ते रहे। LLB कर लो बोले, हम BA फाइनल किए। उसके बाद LLB करने के लिए उनका काफ़ी सहयोग रहा है। LLB कौन से समय की बात होगी? वो है लगभग आपका 94-95 में जी। उसके बाद आगे? उसके बाद 98-99 में मैं पूरी तरह वकील बन गया। के पश्चात उनके साथ काम करते रहा 2002-03 में मैं उससे
पृथक नहीं का आज भी संबंध है मेरा। अपना व्यवसाय कारोबार बढ़ने लगा तो मैं इसी घर में 2004 में ऑफिस बनाया, जहाँ पे अपन बैठे हैं वहाँ पे। आज भले ऑफिस अलग से हैं, ऑफिस बनाया। मेरे साथ 3-4 जूनियर भी रहा। मैं सीनियर के साथ बैंकिंग कार्य करता था, बैंकिंग से संबंधित ला करता था, लेकिन बैंक में फाइनेंस के चक्कर में सब बिल्डर लोग आया करते थे हमारे यहाँ ऑफिस में। तो मैं रेवेन्यू चूज़ किया और मैं यहाँ के लगभग 80% बिल्डरों का काम करता रहा, जिसमें रेवेन्यू में जानते हो आप क्या होता है। बहुत अच्छा सुखद मौका मिला मुझे और संपन्नता मिली मुझे जी। और उसी साथ साथ मैंने लगभग मैं 92-93 में आया था से लेके आज दिनांक तक, विगत मतलब 2 साल पहले तक मैं समाज में सक्रिय रूप से कार्य करता रहा। मैं यही पूछना चाह रहा था सर, मैं यही पूछना चाह रहा था चूँकि आप लगातार सोशल एक्टिविटीज़ में भी शामिल रहे हैं, अलग अलग पदों पर काम किए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से आपका योगदान समाज को रहा और समाज का कैसा आपको अलग अलग पदों पर आपको जिम्मेदारी मिली है और कैसे काम किए समाज में। मैं मेरे सामाजिक गुरुदेव BL कमलवंशी जी का प्रणाम करता हूँ, आज नहीं हैं। उनके बदौलत मैंने समाज में काफ़ी उच्च स्थान प्राप्त किया। उन्होंने मुझे समाज में लाया, मैं समाज में आता जाता रहा। समाज में मैंने विधि प्रकोष्ठम किए प्रदेश में, के पश्चात मुझे समाज में प्रदेश सलाहकार के मौका मिला। के पश्चात मुझे महासंघ होता हमारा, जहाँ पे हम समस्त छत्तीसगढ़ के महासंघ में मरार पटेल समाज होता है, उसका महासंघ में मैं कोषाध्यक्ष रहा। तो साथ साथ मैं राजनीति भी ज्वाइन कर लिया था। लगभग 2016 से मैं सक्रिय रूप से राजनीति भी ज्वाइन कर लिया। तो मुझे कुछ समाज के हमारे कॉम्पिटिटर कहा जाए या तो बड़े भाई कहा जाए, जैसे भी साथी कहा जाए, उनको राज नहीं आया। तो मुझे लगभग अभी 22 में लगभग 22-23 में समाज के अन्य समाज के पदों से मुझे मुक्त कर दिया। और समाज के पदों से इसलिए मुक्त किया गया कि मैं इंटरकास्ट मैरिज किया था लगभग 92 में। उसका मैं पनिशमेंट भोग चुका था। मैं समाज में सामाजिक रूप से उसको अर्थदान दे के लगभग मैं 98 में समाज में मिल चुका था। लेकिन विडंबना कहा जाए, मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार और दुर्भावनावश ऐसा किया गया समाज में। समाज से मुझे बहुत कुछ मिला है और जो कुछ हूँ समाज की वजह से हूँ। तो मुझे उनके द्वारा निकाला गया, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी कहा जाए, सफलता मिली और समय मिला मुझे राजनीति के लिए। तो राजनीति में आपका आना आकस्मिक हुआ, एक्सीडेंटल? नहीं, राजनीति में 2016 में नोटबंदी हुआ मोदी जी की तरफ से। उसके बाद हमारे कामकाज में थोड़ा प्रभाव पड़ा। उसके बाद नोटबंदी के बाद नोट में 2000 का नोट वाला आया, फिर कोरोना आ गया। ऐसे तैसे काम में थोड़ा ढीलापन हुआ। व्यापारियों का क्या रेवेन्यू साइड में बिल्डरों का, तो बिल्डर से मैं काफ़ी जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा सा निश्चित रूप से कमी आया। तो मैं कुछ समय को मैं राजनीति में देता रहा। तो 2016-17 से तो कंटिन्यू कर दिया। तो 2018 में दिसंबर में हमारे यहाँ भूपेश की सरकार बना, भूपेश बघेल जी के। भूपेश बघेल जी के सरकार में मैं, हमारे विवेक तनखा जी दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे विधि प्रकोष्ठ का। तो विधि प्रकोष्ठ के और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका आना जाना रहा। उनसे हमारा पूर्व में भी संबंध रहा। अम्बरस भैया के माध्यम से जबलपुर वगैरह जाते थे केस में, तो उनसे काफ़ी संबद्धता तक के कारण हमको, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मैं उस समय प्रदेश सेक्रेटरी हुआ करता था, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष संदीप दुबे हुआ करते बिलासपुर से। हम दोनों ने और हमारे कुछ सहपाठी यहाँ के रायपुर के हमारे विवेक तनखा जी के साथ पूरा छत्तीसगढ़ भ्रमण किए। जो भूपेश सरकार में के समय में यहाँ पे जो टॉप 10 किया करते थे बच्चे, अपने अपने जो समस्त जिलों में हम लोग लैपटॉप बांटे उनके साथ में। तो हम कर लगभग आना जाना रहा भूपेश जी के यहाँ। तो भूपेश जी और पूरा मंत्रिमंडल जाने पहचाने। और मैं लगातार 2018 से, तो मेरा बेटा, छोटा बेटा कुंदन पटेल, जो आज
वकील है वो और मैं लगातार आते जाते रहे, तो ऐसा कोई विधायक नहीं रहा होगा हमारे पूर्व सरकार में, और कोई ऐसा मंत्री नहीं रहा होगा जो नहीं जानते रहे होंगे। सबसे घनिष्ठता हुई। अब मुझे बड़ा सम्मान के साथ पद दिया गया राज्य कृषि कल्याण मंडल में, मुझे डायरेक्टर बनाया गया था। मैंने वो बखूबी निभाया, कोशिश किया मैं छत्तीसगढ़ में दौरा करूँ, और मैंने हमारे अध्यक्ष महोदय सुरेंद्र शर्मा जी जो हमारे कृषि कल्याण का प्रेसिडेंट होता था, उनके साथ मैं काफ़ी करीब रहा और पूरा छत्तीसगढ़ में दौरा किया। तो और सोशल मीडिया में मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे वो सब चीज़ का अपॉर्चुनिटी मिला है, जो आज भी मैं सरकार नहीं रहने के बाद नित्य प्रति कांग्रेस भवन आना जाना, राजीव भवन मेरा अच्छा रहा है। पूर्व महामंत्री से, आज भी महामंत्री से, पूर्व अध्यक्ष से, जो भी प्रभारी, चाहे शैलजा जी हो, चाहे आपका भैया आपका पायलट जी हैं, ये सभी लोगों से अच्छा संबंध है मेरा। निश्चित रूप से जानते पहचानते हैं। राजनीति में जुड़ना और पद मिलना ये तो अलग बात है सर, लेकिन किसी भी अगर फील्ड में आप जा रहे हैं तो एक उद्देश्य होता है। तो राजनीति में आपके आने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा है? मेरा जीवन का उद्देश्य सेवा रहा है। मैं आज भी गांव में आज भी नाली साफ़ करता हूँ, यहाँ भी मतलब शहर में नाली साफ़ करता हूँ मैं खुद। कल आज भी झाड़ू लगाया हूँ, कल भी मोहल्ला धोते रहता हूँ, आजू बाजू 2-4 घर को धोता हूँ। उसमें कोई 2-3 ठो घर तो मेरे खुद का है, तो उसमें कोई मेरे कोरियर नहीं है। और राजनीति में यहाँ भी मेरा मोहल्ले में देख लीजिएगा, मेरा रामायण पार्टी है, रामायण पार्टी, जसगीत पार्टी है। मैं गौरी गौरा करता हूँ, अपने गांव से बाजा बुलाता हूँ नित्य प्रति। विगत मैं 16 साल से आज यहाँ पे गांव के मान सम्मान को बनाने के लिए गौरी गौरा का पूजन करते हैं, जिसमें पूरा परिवार हम लोग सब के सब साथ में रहते हैं जी। और राजनीति में मैंने आज तक, मैं रिकॉर्ड होगा या तो किसी भी कोई भी बोलता किसी ट्रांसफ़र कर दो, किसी कैसे कर दिए, सब मैंने किसी प्रकार से कोई लंदफंद नहीं किया मैंने जीवन में। रुपेश सरकार अच्छे थे, उसमें मेरा जान पहचान बना। अब मुझे जो पारिश्रमिक दिया करते थे, साथ साथ वकालत तो करता ही था, आज भी वकालत करता हूँ और आजीवन अंततः वकालत करता ही रहूँगा। और मुझे राज्य कांग्रेस पार्टी बड़ा अच्छा लगा। मैं बचपन से ही, मेरे पिताजी भी कांग्रेसी रहे, गाँव में से लेके आज तक कांग्रेस में, लेकिन सक्रियता मेरे सीनियर भी अंबर शुक्ला, जहाँ भी विद्याचरण शुक्ला जी आया करते, 2-3 बार आए हैं। केयूर भूषण जी के साथ में सैकड़ों बार चाय काफ़ी पिया हूँ, क्योंकि आते थे हम तो उनके यहाँ पर जस्ट मुंशी होते थे, तो उनके यहाँ चाय देते थे, बैठो। संबंध अच्छा रहा है जीवन में सारा, चाहे वो सुभाष धुप्पड़ जी के साथ में रहे, चाहे सुभाष शर्मा जी के साथ में रहे, बहुत सारे राजनीतिक लोगों के साथ में रहा, भूपेश भैया के साथ में भी, क्योंकि अपन छोटे थे उस समय, मोबाइल के ज़माना में, तो कई मतलब कईयों जगह उसके धरना प्रदर्शन में गए आए हैं। 2018 के पूर्व भी आए गए हैं, लेकिन उस समय उतना ज़्यादा मीडिया और क्या मोबाइल वगैरह का ज़माना नहीं होता था। और साथ साथ मुझे पेट भी देखना पड़ता था, बच्चों की परवरिश के लिए सब करना पड़ता था। परवरिश से संबंध है कि 2 मेरे बच्चे हैं, एक प्रदीप पटेल, एक कुंदन पटेल। दोनों बच्चे को मैंने आज पोस्ट ग्रेजुएट है। बड़ा बच्चा मेरा सीए कर रहे हैं, फाइनल में है, और छोटा बच्चा वकील बन गए हैं, जो वकालत प्रैक्टिस में मेरे साथ जाते हैं। जी, ऐसा कहा जाता है कि जो राजनीति है वो भूल भुलैया है, क्योंकि अब राजनीति में एंटर कर चुके हैं। तो जब हम बात करते हैं सर काम की, चाहे बीजेपी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, अभी पिछले जो कार्यकाल रहा कांग्रेस का रहा, किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि लगातार बीजेपी हमलावर रही है, और जो जांच एजेंसी भी काम कर रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दबाने का काम कर रही है। मुझे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है किसी सरकार के विरुद्ध में मीडिया के सामने बोलना। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2018 से जो भूपेश की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार, उसमें ईमानदारी से छत्तीसगढ़ के अस्मिता को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत अच्छा रहा है। और निश्चित रूप से, क्योंकि उस समय 2 साल तो कोरोना काल रहा है, 3 साल में इतना सारा काम किए, पता ही नहीं पब्लिक का मत है सरोधार रहेगा, लेकिन हार जाएगा इस टाइप में ऐसा अंदेशा नहीं था। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ चाहे वो गौठान के बाद नरवा घुरुआ बारी कहते हैं, उनके संबंध में हर तीज त्यौहार के लिए और हर जाति समाज के लिए गया था। उसके बावजूद भी पब्लिक का मत है। अब उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे बड़े और लोग हैं जो कहेंगे, बोलते हैं और बोल रहे हैं।
लेकिन मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन अब विडंबना है कि आज हमको 15 साल के सरकार को भगाने के पश्चात पुनः हमारे सर में आज आकर बैठ गई हैं, और जो हमारे द्वारा कार्य किया गया है, जिसको भूपेश सरकार के कार्य किए हैं उसको बार बार विरोध करना, या तो जो मोदी जी की यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, मोदी जी हैं, शाह जी हैं, चाहे आपका निगम में है जैसे महापौर कहा जाए, तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो सब मिलजुल करके सिर्फ टारगेट बनाना कांग्रेस पार्टी के लोगों को, ईडी, सीबीआई और अनेक माध्यम से परेशान करना, जिसमें किसी प्रकार आज दिनांक तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। इसने ऐसा कहा इसलिए उसको अंदर कर दिया जाए। जैसे अभी वर्तमान में हमारे भतीजा बिट्टू चैतन्य को लेके गए हैं 18 तारीख से। क्या चैतन्य के पास जो 16 करोड़ रुपया का बताया जा रहा है, क्या पकड़ा गए हैं? पूर्व में लखमा जी हमारे मंत्री रहे हैं, इतना बेदाग, इतना अच्छा व्यक्ति रहे, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है ना। के पश्चात उनको सेवा की है पूरा बस्तर में, बस्तर का किंग कहा जाता है, जिनको इस तरह पर 6 महीना संदर किया जाना। उसके पहले हमारे देवेंद्र भाई यादव जी हैं, महापौर रहे, विधायक रहे, वो लड़का भी आगे खड़ा हुआ है, मस्त राजनीति में अपना अच्छा कर रहा है, उसको ईडी पकड़ के अंदर कर देती है। तो ये निश्चित तरह से दुर्भावना है जी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आजकल जो जनमानस है उनके मन में एक सवाल निकल कर सामने आ रही है सर, कि अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है तो जनता के हित के लिए योजना बनाती हैं, लेकिन जैसे पार्टी बदलती है, सत्ता बदलती है, वो सारी योजनाओं को बंद करके एक नया योजना शुरू करती है। तो क्या इससे जो योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए था, उसे वंचित हो जाते हैं? निश्चित रूप से रुपेश भाई, आपका कहना बराबर है कि पूर्व सरकार ने जो बनाए हैं योजना, उसको या तो ये सरकार, नई सरकार नाम बदल के कर ले, वो योजना को फुल करना चाहिए। चाहे वो गोठान के बारे में आज देखो जगह जगह गैया खड़े हो जाती है, चलने की स्थिति। मैं कल VIP रोड गया था, VIP रोड में गए 2 बार, हम टकराते बचे हैं। चाहे रिंग रोड में देखो, चाहे शहर में, तो मेरे घर के पास भी। तो वो गोठान बहुत अच्छा था, तो उसको करना था। कल हमने छत्तीसगढ़ है तो कौशल्या माता के बारे में, उसको कमल विहार। तो इस टाइप में द्वेषपूर्ण भावना से ये कांग्रेस का था योजना, तो ये भाजपा लाए, तो भाजपा खाली धर्म को जोड़ते हुए, तो ये उचित नहीं है। आपने भी धर्म की बात की सर, लेकिन एक और ऐसी घटना है जो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि बोलते हैं कि जब बीजेपी सत्ता में आती है, धार्मिक अहिंसा बढ़ती है। चाहे हम कंवर्धा की बात कर ले, बिरनपुर की बात कर ले, फिर बड़ौदा बाजार या फिर अंबिकापुर की बात कर ले, तो क्या वाकई में सच्चाई यही है कि बीजेपी अपना फ़ायदा लेने के लिए धर्मों का यूज़ करती है? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा तो यूज़ तो करती है, और आपको रोज़ पेपर में पढ़ने को, टीवी के माध्यम से दिख रहा है कि कल और आज में कितना अंतर है। धर्म के आड़े मोह, चाहे धर्म ठीक है, लेकिन अंधधर्म, अंधभक्ति उचित नहीं है। हम धर्म के विरोध, हम खुद ही हिंदू हैं, हमको हिंदू हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं है न मैं हिंदू हूँ, मैं शीशन हूँ, ये क्या है भाई? इसको बताने को तो आत्मसात करके रखिए ना उसको। तो हमारे माता पिता, हम छत्तीसगढ़ के पैदाइशी है, निश्चित रूप से सभी लोग धर्म को मानते हैं, पूरा देश भारत देश में माना जाता है, तो उसमें मैं मानता हूँ कि बताने क्या, आप अपना कामकाज किए अच्छा से, वो ज़्यादा धर्म के नाम से बरगला देना। आज कांवर में किस मंत्री के बच्चे, चाहे मैं छत्तीसगढ़ से लेकर पूरा देश तक पूछना, तो कांवर में किसके बच्चे जाते हैं? जय श्री राम करके नारा किसके बच्चे लगाते हैं? तो उनको गुमराह करके, छोटे लोगों को, हमारे भाइयों को गुमराह करके, बेरोजगारों को गुमराह करके, खाली धर्म के आड़ में परेशान कर देना, उनका दिशा प्रभावित कर देना उचित नहीं है। सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि जो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं सिर्फ बीजेपी में है, लेकिन जो बाकी पार्टी हैं वो हिंदू विरोधी हैं। तो क्या इस प्रकार का मानसिकता लेकर जनता के बीच जाना या फिर अपने आप को फायदा दिलाने के लिए सनातन धर्म का यूज़ करना कितना सही मानते हैं आप? सनातन धर्म को मानने नहीं मानने की बात ही नहीं, जो भारतवर्ष में है और छत्तीसगढ़ में, उनको तो मानना ही सनातन धर्म का, हम सनातनी हैं, तो उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं। मैं फला का बेटा हूँ करके मैं लिख के चलूँ क्या, फला का बेटा हूँ करके? मुझे जानता है, मेरे मार्कशीट में है फला के बेटा हूँ करके, मुझे जानते हैं मोहल्ला में कि फला के बेटा है करके। हम सनातनी, हम हिंदू हैं करके जानते हैं सारे लोग, तो बताने की आवश्यकता क्या है? आडंबर दिखावा के है ना, आडंबर दिखावा नहीं करते हुए मुख्य मार्ग पर रहना चाहिए। सरकार को, सरकार का काम है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार,
इनका काम करना चाहिए। ये ढपोचला में या धर्म के चक्कर में, मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस हिंदू विरोधी ऐसा एक टैग लगा दिया गया है, तो इस टैग से कैसे कांग्रेस बाहर आएगी? कांग्रेस हमेशा बाहर रही है। कांग्रेस सर्वधर्म को मानते हैं, क्योंकि भारतवर्ष है। जब से लेके आज तक समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा लोग हैं, सब भाई भाई हम लोग मानते हैं और मानते रहेंगे। उसमें हमें को कोई कुरेज नहीं कि ये हमारा हिंदू भाई है कि मुस्लिम भाई है कि क्रिश्चन भाई है, उससे क्या परेशानी है भाई। ये सारा चीज़ तो ये बीजेपी वाला करते हैं ना, उसको बल्कि ये सब बंद करके निश्चित रूप से देश हित में कार्य करना चाहिए, समाज हित में कार्य करना चाहिए, लोग के हित में काम करना चाहिए। उनको क्या अच्छा दे सकें, खाली हिंदू मुस्लिम ये लड़ाई झगड़ा से परे हट के रहना चाहिए। जी, विजय शर्मा जी पहली बार जीत कर आए हैं, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई गृह मंत्री की। हम कुछ समय से लगातार देखते आ रहे हैं कि जो अपराध ग्राफ है वो बढ़ा है, तो क्या आप समझते हैं कि वो भी वो सक्षम नहीं है इतनी बड़ी जिम्मेदारी को समझने के लिए, संभालने के लिए? अब हमारे छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य कहा जाए कि विजय शर्मा जी जो पहले बार सिर्फ मोहम्मद अकबर के विरोध करने से, प्रोपेगेंडा करने से, हिंदू मुस्लिम करने से विधायक बन गया, गलत प्रचार प्रसार के कारण, जैसे कि ईश्वर साहू बना था साजा से, रविंद्र चौबे जी इतना व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति को हिंदू मुस्लिम के लड़ाई में ला के घसीट दिया, वैसी टाइप में चाहे विजय शर्मा जी के। तो विजय शर्मा शायद संभाल नहीं पा रहे हैं। आज कल और आज के अपेक्षाकृत हमारे शासनकाल में उतना अपराध नहीं था, वो तो दिखावा किए थे। आज वाकई में कवर्धा देखा जाए, छत्तीसगढ़ को देख ही रहे, कवर्धा देखा जाए तो कल के अपेक्षाकृत आज अपराध ज़्यादा है। कवासी लखमा को कहा जाता था कि वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या समझेंगे, कैसे चलाएंगे, लेकिन ईश्वर साहू जी भी कम पढ़े लिखे हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उनको विधायक बनाया गया है। एक नाम भी चला था कि हो सकता है उनको मंत्रिमंडल में शामिल भी कर दिया जाए। तो क्या ये दोनों पार्टी में ऐसा नहीं है, फिर एक पार्टी को कोसना, दूसरे पार्टी उसी को फॉलो करना, ये दोहरा चरित्र नहीं दिखाता है? अब अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन कवासी लखमा और ईश्वर साहू कंपेयर करना उचित नहीं है। ईश्वर साहू कहाँ नागपुर या कहाँ कहाँ रहते हैं, रोजी मजदूरी करते रहे हैं, जो सडनली यहाँ आके रहने लगे, उनके बच्चा के मौत हो जाने के कारण, इंसिडेंट्स कहा जाए उसको, उनको हिंदू मुस्लिम का फिर से लाभ उठाने के लिए टिकट दे देना और जिता देना। विधायक तो बन गया, क्या उनका विधायकी कहाँ तक रहता है वो सब जानते हैं, मुझे कुछ बोलना कहना नहीं है। आज ईश्वर साहू क्या है और क्या करते हैं सब लोग जानते हैं। तो कवासी लखमा तो एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार का विधायक रहा है, मंत्री रहा है। वो निश्चित रूप से पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अनुभव उनके पास था, अनुभव था उनके पास। आज भी बस्तर में उसको प्रत्येक लोग जानते हैं, उनके लिए सेवा कार्य करते रहे हैं। जी, महतारी वंदन योजना बीजेपी जो जीती है उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। आपको क्या लगता है कि वाकई में बहुत बड़ा काम कर गया कांग्रेस के हार के लिए? महतारी वंदन योजना तो एक बहाना था सरकार लाने के लिए, ठीक है, लेकिन जो किसान के लिए भूपेश सरकार ने किया था वो निश्चित से इतिहास में निश्चित रूप से याद रहेगा। इतिहासकारों के द्वारा भी ये रचना किया जाएगा कि किसान को कैसे समझा, कितना समझा, वो भूपेश सरकार ने समझा। और रहा सवाल महतारी वंदन योजना, तो एक बहाना था इनको आने के लिए। चाहे उस समय बोल दिया गया था आपका सट्टा के बारे में, महादेव ऐप के बारे में, महतारी वंदन, ये निश्चित रूप से लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को मिसगाइड करने के लिए किया गया। महतारी वंदन योजना आज भी फ्लॉप है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत समस्त महिलाओं को मिलेगा बोलते थे, यहाँ इवन कलेक्टर के पत्नी को भी मिलेगा बोलते। आज महतारी वंदन योजना का लाभ समस्त महिलाओं को नहीं मिल रहा है, माता बहनों को नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ झूठ बोलना है, दिखावा है। और रहा महादेव ऐप के बारे में, तो भूपेश जी को बदनाम करने के लिए एंड चुनाव के समय लाया गया था। तो ये दोनों फैक्टर उनके लिए काम कर गया। निश्चित रूप से हम झूठ नहीं बोलते, इसलिए हमको हार का सामना करना पड़ा। जी,
हम बीजेपी के जो नेता उनसे सवाल करते हैं सर, कहीं ना कहीं जो किसानों को आज मिल रहा है उनको धान के प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा, वो कांग्रेस की वजह से मिल रहा है। तो उनका भी कहीं ना कहीं दबे आवाज़ में मानना था कि वाकई में अगर कांग्रेस 25 रुपये नहीं किया रहता तो आज किसानों को 31 रुपये क्विंटल नहीं मिलता। तो बहुत सारी योजनाएं जो कांग्रेस के द्वारा लाई गई थी उससे सीधा कहीं ना कहीं फ़ायदा किसानों को हो रहा था, आम जनता को हो रहा था। तो उसी योजनाओं को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही? क्या ये एक प्रकार से अलग अलग पार्टी अपने एक टाइटल के रूप में नया तरीके से पेश करना चाह रहे सब चीज़ को? हाँ, अलग अलग पार्टी के अलग अलग विचारधारणा है, अपने अपने हिसाब से पेश करते हैं। लेकिन धन्यवाद भूपेश भैया को कि भूपेश के कांग्रेस सरकार में निश्चित रूप से किसानों को मान सम्मान बढ़ा है, उनका पारिश्रमिक बढ़ा है, धान का रेट बढ़ा है। उनके लिए बहुत सारे ऐसे योजना लाए गए किसानों के लिए जो विगत 3 साल में, 2 साल तो कोरोना बताया था मैं निकल गया, 3 साल में निश्चित रूप से किसान खुश रहे। आज भाजपा को वोट दे के, भाजपा की सरकार बना के किसान यहाँ के पछता रहे हैं। आप किसी भी गांव में जाइए, किसान को यहाँ शहर में पूछ लीजिए लोगों को कि निश्चित रूप से शायद सरकार से 1.5 साल में ही थक चुके हैं। 1.5 साल में थक गए बोल रहे हैं आप। लेकिन जब इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी सर दोनों उप मुख्यमंत्री जी के साथ में, तो उनका कहना था कि जो काम 1.5 साल में हुआ है कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई है। बीजेपी का काम है झूठ बोलना। वो झूठ बोल के कुछ भी कर दे। क्या किया? कुछ नया दिख रहा है क्या? स्कूल बंद कर दिया और दारू भट्टी खोल दिए, या 10,449 स्कूल बंद कर देना। शिक्षकों का क्या स्थिति है? कल भी शिक्षक बहुत सारे मिले थे मेरे को। मेरे ख्याल से मेरे घर तो किराएदार बहुत सारे 25-30 बच्चे रहते हैं, तो स्टेट के बहुत सारा बच्चे आते हैं, उनके माता पिता अधिकतर शिक्षक शिक्षिका हैं। वो लोग कितना परेशान हैं। बच्चे, मैंने वीडियो डाला था, वीडियो में देख रहे हो आप, स्कूल को खोल दो, ये स्कूल में पढ़ेंगे करके, जहाँ 2 किलोमीटर थे उसको 10 किलोमीटर स्कूल खोल दिए। क्या अच्छा कार्य किया है क्या बीजेपी के द्वारा? किस मुँह से वो बोलते हैं कि अच्छा काम किए हैं करके? जो वाकई में भूपेश सरकार ने जो अच्छा काम किया वो संभवतः जीवन में नहीं कर पाएंगे। शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट भी करी, लेकिन बीजेपी अभी तक वैकेंसी निकाल नहीं रही है। उनका ये कहना है कि युक्तियुक्तकरण करने के बाद जो वैकेंसी खाली होगी उसके बाद हम उसमें वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन जो इसकी पढ़ाई की हैं, हज़ारों ऐसे छात्र छात्राएँ जो इसके लिए एलिजिबल हैं, उन लोग कहाँ जाएंगे? अब वो सरकार जाने कहाँ जाएंगे। सरकार का सिर्फ मतलब प्रोपोगंडा करके निकाल देना, बेरोजगारी बढ़ाना, शिक्षित को अशिक्षा की ओर धकेलना, दारू पिला के, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पढ़ने ना देना, स्कूल बंद कर देना, मतलब पढ़ने नहीं देना। ये बीजेपी चाहती कि अशिक्षित रहे तो हमारे ऊपर सवाल ना उठाए, बेरोजगारी की संख्या मन ना बढ़े। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारा हथकंडा और झूठ बोल देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक कितना वादा पूरा किया? क्या है पीएम आवास की स्थिति क्या है? उसको आत्मानंद क्या बढ़िया बनाए गए थे, स्कूल देखने लायक थे, जो दिल्ली के नमूना में बनाया गया था। यहाँ कितना सारा दिन चला बढ़िया, लेकिन आज वहाँ पौर्णी सूची में आते थे बच्चे, आज पीएम श्री बना दिए। उसके पश्चात भी आत्मानंद के सारा स्कूल बंद है, वहाँ छठ टपक रहे हैं। उनके बारे में सरकार को ध्यान नहीं है। सरकार को ध्यान देना चाहिए सर। अभी जो वर्तमान मंत्रिमंडल है SI कैबिनेट में, वो आधे ज़्यादा नए हैं, अनुभव की कमी है। तो उसके बाद भी OP चौधरी जी बोलते हैं कि आने वाले 5 साल में जो GDP है छत्तीसगढ़ की 5 लाख करोड़ रुपए, उसको हम डबल कर देंगे। तो लग रहा है कि उस दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रही है। सरकार तो कहना पड़ेगा क्योंकि सरकार है बीजेपी का, इसलिए। लेकिन सरकार में कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? ये कहने बोलने का है। 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं के पश्चात सरकार कोई और चलाता है। अर्थात वो केंद्र सरकार के इशारे में चलते हैं। यहाँ पे किसी को इतना पावर नहीं कि फुल डिसीजन ले सके। हर कार्य केंद्र के इशारे पे हो रही है, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। जी, लगातार छत्तीसगढ़ में जो विपक्ष है उनके यहाँ, उनके करीबियों के यहाँ CBI की, IT की, ED की छापा पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर रहे हैं, उनको जेल भी भेजा जा रहा है। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे जो बेल में भी हैं। तो क्या अगर जो केंद्रीय एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं, निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, फिर कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्यों है? सबसे पहले बीजेपी और निष्पक्षता ऐसा हो ही नहीं सकता।
जो स्वतंत्र एजेंसी है उसको केंद्र सरकार के इशारे पे, स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर, केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है, सिर्फ परेशान करने के लिए कांग्रेस को। और एक भी ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें कोई प्रूफ हुआ है तो बता, सिर्फ परेशान करना ही इनका नियत है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। ना किसी कोई है ना, जेल भेज देना अलग बात है, प्रूफ करके बताओ ना। क्या कहीं किसी के हाथ रकम पकड़ा गया है क्या? बिना सूचना सिर्फ परेशान करना, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए हथकंडा अपनाया जा रहा है। जी, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगना, उनके बेटे के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई होना, तो ये क्या मैसेज जाएगा? फिर जनता कैसे विश्वास करेगी कांग्रेस पार्टी के ऊपर? जनता को अच्छा और बुरा, सही और गलत समझ में आ चुके हैं। अभी कल परसों बैठे थे भूपेश भैया के यहाँ, तो भूपेश भैया ने ही बोल दिया था इनका भरोसा नहीं है, तुम लोग देखना। मेरा भी आजकल नंबर है, ये कभी भी कुछ बिना सर्च वारंट के अंडर कर देते हैं। 3 बार उनके यहाँ छापा पड़ा, किसी भी प्रकार से कोई संपत्ति या कोई राशि उसने जब्ती नहीं बनाया। के पश्चात भी अंदेशा है, क्योंकि सरकार है, सरकार के तंत्र है ये ईडी सीबीआई। भाजपा सरकार की लगभग 2 वर्ष पूरा होने को है, उसके बाद भी 2 ऐसे मंत्रिमंडल है अभी तक खाली हैं। वो जानबूझ के नहीं चाहते भाजपा की शिक्षा मंत्री बना दें, क्योंकि वाकई 2 साल होने जा रहे हैं, आज तक शिक्षा मंत्री या 2 मंत्री नहीं बनाना बहुत बड़ा दुख की बात है छत्तीसगढ़ के लिए। अब उनकी पार्टी के यार वो मुख्यमंत्री के या तो उन क्या नाम सेंट्रल का गवर्नमेंट का क्या विचार धारणा है, क्यों छत्तीसगढ़ को 2 मंत्री से वंचित कर रहे हैं, वो जाने, उनके पार्टी जाने, उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन हम वंचित हुए, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के जनता को मंत्री उस विभाग का रहता तो कुछ लाभ मिलता, नहीं होने के कारण आज हमको हानि पहुंच रहा है। जी, रोज़गार, जो बेरोजगार युवा हैं उनको हाथों को रोज़गार देने की बात की थी चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के द्वारा, क्योंकि इस बार बीजेपी जीत कर आई, लेकिन 1.5 वर्ष पूरा हो चुका है, अभी तक कोई वैकेंसी एक बल्क स्तर में जैसे 1000 और 2000 हो गया, इस प्रकार की अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। तो रोज़गार बहुत बड़ी चुनौती है। विपक्ष होने के नाते आप लोग की क्या जिम्मेदारी बनती है, कैसे सरकार तक इसकी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं आप लोग? अभी पिछले समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा ज़ोर शोर से महंगाई और बेरोजगारी के संबंध में और लगातार चलते ही रहती हैं, धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार है, क्योंकि ये सुन भी ले अनसुना करते हैं, क्योंकि करना इनको तो नहीं है, ये किसी और के इशारा पे ही काम करते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा कुछ कहना इनके बारे में और ये सरकार से ज़्यादा अपेक्षा करना उचित नहीं है। जी, नक्सलवादी को लेकर कांग्रेस लगातार मुखर रही है, लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि नक्सलाइट को 2026 बीजेपी का कहना है कि 2026 से पहले नक्सलवादी को पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ से, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जो नक्सलाइट मारे जा रहे हैं वो वहाँ के आम जनता है, आम नागरिक हैं, बहुत सारे लोग आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस की क्या दोहरा चरित्र दिखाने का प्रयास करी? हो सकता है कि कांग्रेस नक्सलाइट के सपोर्ट में आने की बात करी है, या फिर बीजेपी जो अपना एक एडवांटेज ला रही है नक्सलाइट के क्षेत्र में, ख़त्म करने के क्षेत्र में, उसको दबाने का प्रयास कर रही है। ये अपराध है, अपराध समूल रूप से ख़त्म हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। इनके द्वारा प्रयास का जाना सराहनीय, वहाँ तक ठीक है, लेकिन नक्सली के नाम से आम पब्लिक को परेशान करना न्याय उचित नहीं है। हमारे पूर्व मंत्रियों ने और बड़े हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये सब कह बोल चुके हैं। मैं बहुत छोटा पद में हूँ और बहुत छोटा हूँ, मुझे ज़्यादा बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन के सिर्फ दिखावा करने से नक्सली खत्म, आज दिन तो घटना हो रही है, कल भी पढ़े थे आप, तो 26 तक ये ख़त्म कर देंगे बोलते हैं, फिर 47 तक के लिए प्रोग्राम बनाते हैं ओपी चौधरी जी।
तो ये सिर्फ दिखावा है। अपन आज की बात करें, आज क्या कर रहे हो, कल के देखो, देखा जाएगा। हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे रहेंगे, आने वाले फिर नेतागण रहेंगे, पीढ़ी रहेंगे, वो लोग करेंगे। आप आज अच्छा कर दो ना, तो आज की बात करना चाहिए। बीत गए उसके बात करते, आने वाले की बात करते, आज के बात करो ना। चाहे सेंट्रल की बात करूं, चाहे स्टेट की बात करूं, आज के बात कभी नहीं करते। जी, कांग्रेस पार्टी जितना ही बोल रहे सर कि बीजेपी ठीक से काम नहीं करी, लेकिन जब परिणाम की बात करते हैं हम, तो नगर निगम में जब 10 नगर निगम चुनाव परिणाम सामने आता है तो 10 में 10 बीजेपी जीत कर आती है। अब पता नहीं इनके पास क्या जादू है, जादू ही बोला जा सकता है उसको। ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के नेता। तो उसी का नाम हमने जादू कहा है। हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जादू के बदौलत ऐसा हो जा रहा है। एक्चुअल में आज स्टेट में चुनाव करा दे, चाहे निगम की चुनाव करा दे, देख ले आज परिणाम को क्या रहेगा। लेकिन आप पहले से तय कर लेते हो क्या होना है, कहाँ कौन सी एम जाना है, दुनियादारी, ये सब चीज़ रहता है। तो उसके बारे में बड़े लोग बोलते हैं, हमारा हम सबको उचित नहीं बोलना जी। तो निश्चित रूप से जादू है। अब कैसा जादू करते हैं, कहाँ से लेके आते हैं जादू, क्या सेंट्रल से बनता है कि स्टेट वाले उनमें सहयोग करते हैं, तो रिमोट कंट्रोल से कैसे करते हैं लोग जानेंगे भाई। जी, चर्चा में आपने कहा था सर, फिर भी से मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप राजनीति में फुल फ्रेम में अब फुल फेस जाने वाले हैं, परमानेंट, मतलब जैसे बोलते हैं कि पार्ट टाइम फुल टाइम? नहीं, मैं तो विगत 16 से 2016 के बाद से कंटिन्यू फुल फ्लेश हूँ कहा जाए। बीच में कुछ काम रहता है, चूँकि मेरा बेटा भी वकील है, तो मुझे उसको पूरा कार्यभार, तो अभी छोटा है तो दे पाना संभव नहीं है। और मेरा हज़ारों क्लाइंट जुड़ा हुआ है निश्चित रूप से जीवन में, छत्तीसगढ़ में, देश में भी, विदेश में भी है। बहुत मैं गांव से रह के भी बहुत सारा लोगों को आशीर्वाद मिलता रहा, बहुत सारा लोगों से संबंध है, तो उसको एकाक छोड़ दूंगा ऐसा नहीं है। जैसे आज ही मैंने अभी नहाया धोया खाया, मैं काम कर रहा था, आपका फ़ोन को मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था बराबर, तो हमारे क्लाइंट है तो उनका काम कर रहा था, मैं दिन भर सुबह 9 बजे से बैठा था, 2 बज गया था। तो वैसे ही है, मैं काम पर विश्वास करता हूँ और जो काम पकड़ लेता हूँ तो उसको मन लगा कर, तो उसमें खाना पीना या आना जाना, परिवार, ये सब महत्व नहीं रखता। मैं हर चीज़ को ध्यानपूर्वक करता हूँ, उसी परिणाम है जो आज सफल होने के सफल व्यक्ति हूँ, कुल मिला के, है ना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से, कि उसको इत्मीनान से करता हूँ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक रखते हैं आप, आने वाले समय विधायक मंत्री? राजनीतिक महत्वाकांक्षी तो जो विशेष नहीं बोलूँगा, समय बताता है कि आप सिर्फ काम करते रहो। मैं पहले बोला हूँ, मैं नहीं जानता था कि मैं वकील बन जाऊंगा, वकील बन जाऊंगा था तो मैं इतना संपन्न वकील बन जाऊंगा, अच्छा आर्थिक रूप से संपन्न हो जाऊंगा, ऐसा कभी जीवन में नहीं सोचा था। राजनीति में भी गया तो मैं वो जिला विधि प्रकोष्ठ से गया था, तो फिर प्रदेश में आया, प्रदेश के बाद फिर रहते रहते मुझे प्रदेश स्तरीय मेरे को सरकार में काम करने का नौबत मिल गया। यदि सरकार, ऐसा आने वाला समय में सरकार आएगी, निश्चित रूप से आएगी, उसमें मुझे अवसर जो भी देते हैं आशीर्वाद के रूप में, वो मैं निश्चित रूप से सेवक के रूप में काम करूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वकालत के अलावा राजनीति में जब आपको, राजनीतिक और वकालत के अलावा जब आपको समय मिलता है किसी भी चीज़ के करने के लिए, तो आप वो कौन सा काम होता है जिसको आपको करने में अच्छा लगता है, आपका मन बनता है? घर में समाज सेवा, परिवार से जुड़े रहना और सामाजिक मतलब कुल मिला के सेवा का कार्य, साफ सफाई, इसमें लगा रहता हूँ, भाव भजन में लगा रहता हूँ, मोहल्ले से लोगों से जुड़ के रहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। संगीत सुनते होंगे आप, तो कौन से संगीत? अच्छा हाँ, संगीत भी बहुत अच्छा सुनते हैं। हमारे यहाँ पूरा इंस्ट्रूमेंट है, वो अपन बजाते हैं। मैं अपन मेरे ख्याल से 15 दिन 20 दिन में मेरे यहाँ कार्यक्रम होते हैं, तो रामायण वगैरह करते रहते हैं हम लोग। गांव से भी मैं संगीत से जुड़ा था, तो भाव भजन करना चाहिए और उसको दिखाने, भाजपा से दिखाने बताने की ज़रूरत नहीं है, करते हैं तो करते हैं, उसमें क्या रखा है। कई लोगों का एक मानना रहता है सर कि राजनीति में आने के बाद वो पछता रहे हैं, उनको वो जो फैसला था वो गलत साबित हुआ। आपको क्या लगता है, जब आप इतना लंबा समय राजनीति में दे चुके हैं, आपका अनुभव भी अच्छा रहा है, तो अभी आप जहाँ हैं संतुष्ट मानते हैं अपने आप को? मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। जो पार्टी ने मुझे जो काम दिया है उसको कर रहा हूँ, खाना पद में हूँ और रहूँगा, जैसे भी उन लोगों का आशीर्वाद रहेगा, जैसे जैसे, और मुझे किसी प्रकार से कोई पछतावा नहीं है। मैं बताया
समाज में भी निश्चित रूप से राजनीति में आके जुड़ा रहा, लेकिन समाज के द्वारा मुझे पद मुक्त किया गया तो मैं और अवसर मिला तो राजनीति में ज़्यादा समय दिया। वकालत के लिए कोर्ट जाना ही ज़रूरी नहीं मेरे लिए, मेरे पास बहुत सीनियर हूँ, कुल मिला के लगभग मैं कोर्ट में 30-32 साल हो गए, तो बहुत सारा फील्ड में मेरा हर एक क्षेत्र में मेरे साथीगण हैं, उनके माध्यम से मेरा काम हो जाता है। सुबह शाम तो ऑफिस में बैठने के लिए, दिन भर तो राजनीति होता नहीं, ऑफिस में बैठने का टाइम मिलता है, उस समय बता देता हूँ काम ऐसा है वैसा करो। मेरा बेटा भी है तो देख रहा है मेरा ऑफिस को। जी, वर्तमान में जो राजनीतिक परिवेश है उसमें युवा वर्ग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन जिस तेज़ी से आ रहे हैं उसी तेज़ी से सफलता भी पाना चाह रहे हैं। तो राजनीति में धैर्य कितना ज़रूरी मानते हैं आप? धैर्य तो बहुत रखना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि जो राजनीति में आज जैसे बड़े बड़े सीनियरगण हैं, विधायक मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा तभी कहीं उस पद में जाते हैं। तो हम नए आके अति उत्साही से हमको ये पद मिल जाए वो पद मिल जाए करके सोचना न्याय उचित नहीं। उसको सबको थोड़ा से इस बात को आत्मसात करना चाहिए, थोड़ा वेट करें, निश्चित रूप से आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। आपका बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े, अपना समय निकाले, कीमती वक्त अपना अनुभव साझा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आप छत्तीसगढ़ के समस्त जनता को प्रणाम, जय जोहार मेरी ओर से। आप सबका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे आशीर्वाद प्रेम मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहे ऐसा अपेक्षा करता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आज हमारे साथ मेहमान थे नंद कुमार पटेल जी। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।